व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही समय में यूरोप में अपना मुख्य सहारा खो दिया। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अपने प्रतिद्वंद्वी पीटर मद्यार से चुनाव बुरी तरह हार गए, जो 2 साल पहले तक उनके सहयोगी थे। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, जो यूरोपीय संघ में क्रेमलिन के आखिरी बड़े सहयोगी थे, कई बार रूस के खिलाफ प्रतिबंध रोकने और उसके करीबी लोगों को सूची से बाहर करवाने की कोशिश करते रहे और आखिरी समय तक रूसी संघ से तेल और गैस की खरीद जारी रखी, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता भी बुरी तरह खो दी। क्रेमलिन में चिंता है कि हंगरी की नई सरकार कैसे चलेगी। वहीं अमेरिका का कहना है कि ये उदारवादियों का सत्ता पर कब्जा था। अरबपति एलोन मस्क ने कहा कि वित्तीय विशेषज्ञ जॉर्ज सोरोस की संस्था ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, विक्टर ऑर्बन ही सोरोस के खिलाफ थे, जो कि याद दिला दूं, राष्ट्रीयता से भी हंगरी के हैं। तो चलिए अब इसी विषय पर चर्चा करते हैं, खासकर ये कि हंगरी के चुनावों के बाद रूस और अमेरिका ने कौन कौन सी स्थिति खो दी है। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत में मैं पिछले एपिसोड का संक्षिप्त सारांश दूंगा अगर आपने मिस किया हो। वहां मैंने बताया था कि रविवार के चुनावों में मध्य यूरोपीय देश के लिए दांव बहुत ऊंचे थे, क्योंकि इसका उसकी विदेश नीति पर गहरा असर पड़ेगा। ऑरबान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी थे, जिनकी मागा आंदोलन ने हंगरी की एंटी माइग्रेशन ईसाई राष्ट्रवादी शासन व्यवस्था को खुले तौर पर एक मॉडल के रूप में समर्थन दिया था। पिछले एपिसोड्स में से एक में मैंने अमेरिका के ओरबानीकरण के बारे में बताया था, जब ट्रंप ने विक्टर ओरबान से कुछ शासन के तरीके अपनाए थे। ट्रंप ने अभियान के आखिरी दिनों में हस्तक्षेप कर जेडी वेंस को बुडापेस्ट भेजा और वादा किया कि ओरबान के जीतने पर अमेरिका की पूरी आर्थिक ताकत से हंगरी की अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ये ट्रंप की भी हार है। इसके अलावा विक्टर ओरबान यूरोपीय संघ के भीतर व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी साझेदार थे और उन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भी गर्मजोशी भरे संबंध बनाए रखे। उनकी सत्ता से बेदखली रूस की चुनावों में दखल देने की सक्रिय कोशिशों के बावजूद हुई, जिससे क्रेमलिन ने एक महत्वपूर्ण सहयोगी खो दिया और मॉस्को के लिए यूरोप को अंदर से बांटना मुश्किल हो गया, जो ओरबान के रहते काफी हद तक संभव था। लेकिन यूक्रेन के लिए विक्टर ओरबान अधिकतर विरोधी रहे। ओरबान ने कई बार यूरोपीय संघ की कीव को दी जाने वाली मदद को रोक दिया या उसमें देरी की और सैन्य समर्थन बढ़ाने का विरोध किया। उन्होंने यूक्रेन को अपनी चुनावी अभियान का केंद्र बना दिया। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर हंगरी की विपक्ष और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर हंगरी को युद्ध में घसीटने की साजिश रचने का आरोप लगाया। सौभाग्य से हंगेरियन लोगों ने रूसी दरबारी की बातों पर विश्वास नहीं किया। इसके अलावा ये अजीब है, लेकिन ओरबान सालों से ब्रुसेल्स के साथ कानून के शासन, प्रवासन और लोकतांत्रिक मानकों पर टकराव में हैं। वे यूरोपीय संघ से बाहर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि यूरोपीय संघ ओरबान को पैसे देता था। बिना उसकी फंडिंग ओरबान ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। उनकी हार हंगरी और यूरोपीय संघ के संबंधों को फिर से शुरू करने और अहम मुद्दों पर प्रतिबंधों से लेकर सुरक्षा तक एकता को मजबूत करने का रास्ता खोलती है। फिलहाल क्रेमलिन में विक्टर ओरबान की सत्ता से हटाने की सबसे अधिक चिंता है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान यूरोपीय संघ में क्रेमलिन के आखिरी बड़े सहयोगी हैं, जिन्होंने क्रेमलिन और व्यक्तिगत रूप से व्लादिमीर पुतिन, यहां तक कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव की भी बहुत मदद की है। ऑरबान की पार्टी फिदेस ने सप्ताहांत में हुए संसदीय चुनावों में हार का सामना किया, जो लगभग 80% की रिकॉर्ड मतदान के साथ हुए थे। 1990 के दशक की शुरुआत में बनाई गई फिदेस पार्टी को संसद में केवल 199 में से 55 सीटें मिली, जबकि विपक्षी पार्टी टीसा को 138 सीटें मिली। ये एक संवैधानिक बहुमत है। नतीजतन तीसा, जिसका नेतृत्व 45 वर्षीय पीटर माडेयार कर रहे हैं, जो पहले विक्टर ओरबान की पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं, ने संवैधानिक बहुमत बना लिया है। 62 वर्षीय विक्टर ओरबान, जो 2010 से हंगरी के प्रधानमंत्री थे, ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जर्मनी के चांसलर मर्ज और यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने तुरंत पीटर माडेयार को जीत की बधाई दी।
यहाँ ये भी दिलचस्प है कि विक्टर ओरबान ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत 1980 के दशक के अंत में यूरोप में सोवियत संघ के पतन की लहर के दौरान की थी। उन्होंने हंगरी से सोवियत सेना को हटाने का आह्वान किया और 1958 में फांसी दिए गए सोवियत विरोधी विद्रोह के नेताओं के पुनः दफनाने की रस्म पर अपने जोशीले भाषण के कारण प्रसिद्धि पाई। कुल मिलाकर वो एक तरह के कम्युनिस्ट विरोधी, सोवियत विरोधी कार्यकर्ता थे और इसी तरह की छवि थी। 1998 में 35 वर्ष की आयु में विक्टर ओरबान हंगरी के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। 4 साल बाद उन्होंने सत्ता खो दी, लेकिन 2010 में उन्होंने फिर से सरकार की कमान संभाली। उस समय विक्टर ओरबान एक खुले विचारों वाले उदारवादी और कम्युनिस्ट विरोधी थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल के दौरान 2010 से विक्टर ओरबान ने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का रास्ता चुना जो आधुनिक यूरोपीय मॉडल से अलग थी। उन्होंने राज्य में चर्च की भूमिका मजबूत की, गर्भपात पर प्रतिबंध और एलजीबीटी के खिलाफ संघर्ष किया। रूसी आक्रमण के बाद विक्टर ओरबान ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध पैकेजों को धीमा किया और वीटो लगाया, और वे रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते थे, जिसमें सोवियत संघ के समय बने ड्रुजबा पाइपलाइन के जरिए भी शामिल है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक क्रेमलिन ने विक्टर ओरबान की सत्ता बनाए रखने में मदद करने की कोशिश की थी। इसके अलावा एक अभियान की योजना बनाई गई थी जिसमें सोशल मीडिया पर विक्टर ओरबान की छवि को एक ऐसे मजबूत नेता के रूप में जिसके कई दोस्त हों पेश किया जाना था। और जैसा कि आपने देखा, विक्टर ओरबान के इन दोस्तों का पूरा नेटवर्क दुनिया भर में बहुत जल्दी उजागर हो गया। ओरबान का सार्वजनिक समर्थन केवल क्रेमलिन ने ही नहीं किया, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी किया। चुनाव से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डिविंस ओरबान के समर्थन में हंगरी गए और प्रशंसा की। उनके अनुसार विक्टर ओरबान हंगरी की संप्रभुता के लिए लड़ रहे हैं और उन्होंने वादा किया कि अगर ओरबान चुनाव जीतते हैं तो हंगरी अमेरिका संबंधों में स्वर्ण युग आएगा। उसी समय क्रेमलिन की रणनीति में उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी पेटर माद्यार के नेतृत्व वाली TISA पार्टी पर सूचना हमले भी शामिल थे। दिलचस्प बात यह थी कि माद्यार की टीम बहुत समझदारी से बनाई गई थी और समय रहते अफवाहों को पकड़ लेती थी। पहले ही बता देती थी कि अफवाह फैलाई जाएगी, अगर कुछ है तो इसमें क्रेमलिन का हाथ है। वो दुष्प्रचार या तो नाकाम हो जाता था या सचमुच चलाया भी जाता था, लेकिन तब तक मतदाताओं पर उसका खास असर नहीं पड़ता था। लेकिन ये सब बेकार था। फिदेस को चुनाव के नतीजों में उतने भी वोट नहीं मिले जितने मतदान से कुछ हफ्ते पहले सर्वे में दिखाए गए थे। उसके बाद जब विक्टर ओरबान और उनके विदेश मंत्री पेत्र सियार्तो के क्रेमलिन के साथ नियमित संपर्कों की जानकारी सामने आई, ओरबान ने व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में खुद को चूहा और पुतिन को शेर बताया और क्रेमलिन का समर्थन करने का वादा किया। खैर, उन्होंने वहां एसोप की कहानी भी याद की जिसमें चूहे ने शेर को जाल से बाहर निकलने में मदद की थी और शेर ने पहले उसी चूहे को माफ कर दिया था। और सियार्तो ने यूरोपीय संघ के अंदर गोपनीय वार्ताओं के बाद रूसी संघ के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से फोन पर बात की, उन्हें जानकारी दी और साथ ही क्रेमलिन के अनुरोध पर अरबपति अलीशेर उस्मानोव के खिलाफ प्रतिबंध हटवाने का वादा भी किया। मद्यर ने मतदान के नतीजे घोषित होने के बाद मतदाताओं का धन्यवाद किया और निम्नलिखित बयान दिया, उद्धरण: हमारा देश फिर से जीना चाहता है, वो फिर से एक यूरोपीय देश बनना चाहता है। भीड़ पीछे से नारे लगा रही है, रूसी वापस जाओ, और मद्यर आगे कहते हैं हंगरी फिर से यूरोपीय संघ और नाटो में एक मजबूत सहयोगी बनेगा। हालांकि मद्यर ने ऊर्जा आपूर्ति के कारण क्रेमलिन से संपर्क की संभावना से इनकार नहीं किया और पिछले एपिसोड में इसका विस्तार से जिक्र किया था। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस YouTube चैनल का काम उपयोगी और दिलचस्प लगता है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप किसी भी तरह के डोनेशन या स्पॉन्सरशिप के जरिए इस चैनल के काम को आर्थिक रूप से समर्थन दें। वहां सिर्फ 50 ग्रीवन यानी लगभग $1। सभी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आपके समर्थन के लिए मैं आभारी रहूंगा। मॉस्को ने अब विक्टर ओरबान को दरकिनार कर दिया है। आज रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा, हम हंगरी के नए नेतृत्व के साथ व्यावहारिक संपर्क जारी रखने की उम्मीद करते हैं। हमने माद्यार के संवाद की तैयारी का बयान सुना है। ये मॉस्को और बुडापेस्ट दोनों के लिए फायदेमंद होगा। हम हंगरी के साथ अच्छे संबंध बनाने में रुचि रखते हैं, जैसे कि यूरोप के सभी देशों के साथ।
हम जानते हैं कि यूरोपीय देशों के मामले में दुर्भाग्यवश अभी पारस्परिकता की बात नहीं की जा सकती, लेकिन रूस संवाद के लिए खुला है। दिलचस्प बात यह है कि इसी समय अमेरिका में विक्टर ऑर्बान की हार पर कुछ अजीब तरह से प्रतिक्रिया दी गई। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस चुप हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एलॉन मस्क ने बोलना शुरू किया। फाइनेंसर जॉर्ज सोरोस की संस्था ने हंगरी में सत्ता पर कब्जा कर लिया है, ये बात अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने कही। उन्होंने ये बात सोशल नेटवर्क एक्स पर तब लिखी जब वे सोरोस के बेटे अलेक्जेंडर की हंगरी संसद चुनाव नतीजों पर पोस्ट पर टिप्पणी कर रहे थे। खासतौर पर सोरोस के बेटे ने यह उल्लेख किया कि विपक्षी पार्टी TISA की जीत के बाद हंगरी की जनता ने अपना देश वापस पा लिया है। जैसा कि अलेक्जेंडर सोरोस ने लिखा, जड़ जमा चुकी भ्रष्टाचार और विदेशी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध अब समाप्त हो गया है, और उसी के अनुसार हंगरी ने यह फैसला किया है कि वहां भ्रष्टाचार और विदेशी हस्तक्षेप न हो। मैं बताना चाहूंगा कि विक्टर ऑर्बन हमेशा जॉर्ज सोरोस के विरोधी रहे हैं। यहां तक कि एक चुनावी अभियान भी इसी पर था कि सोरोस कथित रूप से उदारवादियों को रिश्वत दे रहे हैं जो उन्हें सत्ता से हटाने और हंगरी को बर्बाद करना चाहते हैं। चुनाव से पहले क्रेमलिन के सूत्रों ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने विक्टर ऑर्बन की हार के लिए तैयारी कर ली थी। कथित तौर पर रूस के नियंत्रण वाले मीडिया में इसे रंगीन क्रांति के रूप में पेश करने का फैसला किया गया था, जिसे यूरोपीय संघ ने अंजाम दिया। सच तो यह है कि आखिरकार तस्वीर वैसी नहीं बनी। हंगरी में ना तो कोई मैदान जैसा आंदोलन हुआ, ना ही कोई क्रांति। साथ ही पुतिन को बताया गया कि हार के लिए विक्टर ऑर्बन और उनकी टीम जिम्मेदार हैं। रूसी समर्थन के बावजूद वे कुछ नहीं कर सके और हार गए। खैर, कभी विक्टर ऑर्बन, याद दिला दूं, कुछ सालों की खामोशी के बाद सत्ता में लौटे थे, लेकिन फिलहाल उनके वापस आने के कोई मौके नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी सारी सत्ता छीन ली गई है। लेकिन जैसा कहते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। यहां मैं 3 बिंदु लगाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड दिलचस्प और उपयोगी लगा हो तो आप अपने डोनेशन या YouTube पर स्पॉन्सरशिप के जरिए इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो के नीचे सीधे स्पॉन्सर करे बटन पर क्लिक करना है या फिर पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए। कुल मिलाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करने के कई तरीके दिए गए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तरीका चुन सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, यह आसान है। पेचिया न्यूज टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।